हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पेज नंबर 107 के फिगर इट आउट कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फाइंड ऑल द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विद साइड्स 4 सेंटीमीटर। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं जिनकी साइड हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। उनको एक साथ जोड़ने पर जो क्वाड्रिलेटरल तैयार होता है उस क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स और सभी एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। तो यहाँ फिगर में देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड्स 4 सेंटीमीटर की होती है। तो यहाँ पर ये दो ट्राइंगल्स को मैंने लिया हुआ है, ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं और इन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की साइड 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो इधर वाला ट्राइंगल है इसकी ये साइड भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 होगी। दूसरा ट्राइंगल ये भी सेम टू सेम ऐसे ही है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और इनकी एक कॉमन साइड यहाँ पर चिपका दी गई है। ये जो लेंथ आ रही है ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ इनको चिपकाने पर ये क्वाड्रिलेटरल बन गया है। आप देख रहे हो कि 4 साइडें आ गई ना, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। इस क्वाड्रिलेटरल का कोई नाम रख लेते हैं। लेट्स सपोज ये ए पॉइंट, ये बी वर्टेक्स हो गया, ये सी वर्टेक्स हो गया और ये हो गया है डी वर्टेक्स। तो हम फिगर के अनुसार सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि ए बी सी डी इज द ऑब्टेन्ड क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज the obtained quadrilateral lateral। ये करने से हमें साइड और एंगल्स लिखना आसान हो जाएगा। तो पहले साइड्स की बात करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर साइड्स, नीचे हम साइड के लिए काम करेंगे। आप ए बी सी डी इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए, ए बी साइड है, बी सी साइड है, सी डी साइड है और डी ए साइड है। ये चारों की चारों जो साइड है ना, ये 4 4 4 4 यूनिट की है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की। बस यही हम लिख देंगे यहाँ पे कि जो ए बी है ये बी सी के बराबर है और बी सी जो है ये सी डी के बराबर भी है और जो सी डी है ये डी ए के बराबर है और ये सारी साइड्स यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की दिख रही हैं, ये 4 सेंटीमीटर की हैं। थोड़ा लैंग्वेज में नीचे लिख देंगे, देयरफॉर ऑल 4 sides are of length 4 सेंटीमीटर। ये तो काम कर दिया हमने साइड के लिए। अभी हमें इसके सारे एंगल्स भी फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर एंगल्स। अब इसके नीचे हम एंगल की बात करेंगे। एंगल्स पे फोकस कीजिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ फिगर में थोड़ा सा गौर कीजिए। आपको यहाँ जो एंगल दिख रहे होंगे, एक तो ये वाला जो एंगल है ये भी 60 का होगा, यहाँ ये जो एंगल है ये भी 60 का होगा, यहाँ ये भी 60 डिग्री का होगा, फिर यहाँ पर ये 60 डिग्री का होगा। इधर में ये जो दो एंगल आ रहे हैं ये भी 60 डिग्री के होंगे। अब यहाँ पे एंगल ए है, बी है, सी है और डी है। क्वाड्रिलेटरल में तो ये 4 ही एंगल है, हमें इन 4 एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। उससे पहले यहाँ पे हम ये जो सारे 60 डिग्री के एंगल आप देख रहे हो ना, इनको एक बार उतार लेते हैं। ए और सी का मैं कोई नाम नहीं रखूँगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में ए और सी बिल्कुल अकेले अकेले एंगल्स हैं। यहाँ बी पॉइंट के ऊपर ये 2 एंगल जुड़ रहे हैं, इनका नेमिंग कर लेता हूँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ऐसे डी के ऊपर यहाँ पर ये 2 एंगल जुड़ रहे हैं, इनका नाम मैं यहाँ पे 3 रख लेता हूँ, एंगल 3, और इसका नाम मैं यहाँ पर एंगल 4 रख लेता हूँ। पहले मैं ये मेंशन करूंगा कि ये जो सारे एंगल्स हैं ना, ये सारे 60 डिग्री के हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के और 1 और 2 भी इतने के ही होंगे। ये 1 के बराबर भी होगा, ये 2 के बराबर भी होगा और ये 3 और 4 के बराबर भी होंगे। 3 इसके बराबर होगा और 4 भी इसी के बराबर होगा और ये सारे के सारे होंगे 60 डिग्री के। रीज़न में यहाँ हम ज़रूर लिखेंगे कि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑफ 60 डिग्री, ऐसे आप मेंशन करोगे। अब क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नाउ इन क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखेंगे ए बी सी डी। अब आप इस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखिए, इसमें आपको 4 एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की, बी की, सी की और डी की।
ए बिल्कुल साफ दिख रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री का है। सी बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है ये 60 डिग्री का है। पहले तो हम इन्हीं को लिख देते हैं कि एंगल जो है ये 60 डिग्री का होगा और एंगल सी जो है ये भी 60 डिग्री का होगा। यहाँ हमें कोई रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ऊपर हमने ये सारा दिखा रखा है कि ये सारे 60 डिग्री के हैं और यहाँ हमने रीज़न मेंशन कर रखा है। अब बात आती है एंगल बी की। तो एंगल बी को लिखने के लिए हम ये जो एंगल 1 और 2 हमने लिखे इनका हम इस्तेमाल करेंगे। एंगल बी क्वाड्रिलेटरल के लिए ये पूरा का पूरा होगा, यानी यहाँ इस साइड से लेकर ऐसे यहाँ तक होगा। तो यहाँ तक एंगल बनने के लिए ये एंगल 1 और एंगल 2 का सम बन रहा है। तो एंगल बी बराबर होगा एंगल 1 प्लस में एंगल 2। अब एंगल 1 है ये भी 60 डिग्री का है, एंगल 2 है ये भी 60 डिग्री का है, तो इनका सम कर देंगे तो ये आ गया है 120 डिग्री। ऐसे मैंने एंगल बी फाइंड कर दिया। अब बचा है एंगल डी। डी के लिए यहाँ पे काम करते हैं कि एंगल डी भी इसी तरह से, जो एंगल डी है क्वाड्रिलेटरल के लिए तो एंगल डी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा ना, तो ये दो एंगल्स का सम है, 3 और 4 का सम है। तो एंगल डी बराबर होगा एंगल 3 प्लस में एंगल 4, और 3 और 4 की वैल्यू मैंने ऊपर शुरू में ही लिख के दिखा रखी है कि ये दोनों भी 60 डिग्री के होंगे। तो ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, दोनों का सम कर दिया 120 डिग्री आ गया। इस तरह से ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को जोड़कर, इसके अंदर दो एंगल तो सेम मेजर के होंगे जो कि होंगे 60 डिग्री के, और दो अपोजिट एंगल सेम मेजर के होंगे, वो होंगे 120 डिग्री और 120 डिग्री के। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कंस्ट्रक्शन का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट अ काइट हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एक काइट की कंस्ट्रक्शन कीजिए, उस काइट के दो डायगोनल्स आपको दे रखे हैं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले सबसे पहले ना उसकी आपको रफ फिगर तैयार करनी होती है। तो यहाँ पे मैं काइट की एक रफ फिगर तैयार करता हूँ। काइट की जो ऊपर वाली साइड्स होती हैं ये छोटी होती हैं, और नीचे की तरफ ये जो साइड्स होती हैं ये लेंथ में बड़ी होती हैं। यहाँ से यहाँ तक इनको जब जोड़ते हैं तो इसका एक डायगोनल बनता है, और ये डायगोनल लेंथ में थोड़ा छोटा होता है दूसरे वाले डायगोनल से जो कि मैंने ये बनाया है। इसका कोई नाम रखते हैं, लेट सपोज ये ए बी सी और ये डी हो गया। अब काइट के अंदर यहाँ पर ये जो बी डी है ये तो है छोटा वाला डायगोनल, यानी इसका मेजरमेंट होगा 6 सेंटीमीटर, और ये जो ए से लेके सी तक का डायगोनल बन रहा है ये है इसके अंदर बड़ा वाला डायगोनल। इसकी लेंथ हम यहाँ पर लेंगे 8 सेंटीमीटर। तो छोटे वाले डायगोनल को हमेशा आपको इस तरह से लेना है। अब कंस्ट्रक्शन की शुरुआत यहाँ इस बी डी से ही होगी। सबसे पहले तो हम ये बी डी जो लाइन है ये तैयार करेंगे, और कंस्ट्रक्शन करते हुए आपको जो भी फिगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको ज़रूर ध्यान में होनी चाहिए, तभी आप कंस्ट्रक्शन कर पाओगे। तो 6 सेंटीमीटर की पहले मैं एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे बनाता हूँ और उसका नाम मैं रखूँगा बी डी। ये मैंने लाइन सेगमेंट 6 की बना दी, देखिए स्केल के ऊपर, और यहाँ पर लिख दिया मैंने बी और यहाँ पर लिख दिया मैंने डी। अब काइट की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका ये जो छोटा वाला डायगोनल होता है ना ये बाइसेक्ट हो जाता है यहाँ पर 90 डिग्री के ऊपर, यानी ये जो AC डायगोनल होता है ये इस छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट कर देगा और 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करेगा। अगर इस पॉइंट का नाम मैं यहाँ O रख लेता हूँ तो B से लेके O तक की लेंथ और O से लेके D तक की लेंथ ये बराबर होगी। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये आप दो तरीके से बना सकते हो कि यहाँ इसका मिड पॉइंट लेकर BD का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 पे आ जाएगा। BD का मिड पॉइंट लेकर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दो, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कंपास की हेल्प से। किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर आपको उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना हो तो उसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि ये जो लाइन सेगमेंट होती है इसके हाफ से थोड़ा एक्स्ट्रा आप कंपास को खोल लीजिए। ये यहाँ पे लगभग हाफ है, इससे थोड़ा मैंने ज़्यादा खोल लिया, और ऊपर और नीचे दो आर्क लगाइए ऐसे। एक आर्क ऊपर मैंने एक ये लगाई, थोड़ी हल्की लगा रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा डार्क कर ही लेते हैं। ये लीजिए D पॉइंट से लगाई और ऐसे ही फिर दूसरे वाले B पॉइंट से लगाई। बस यहाँ पर मेरे को आर्क्स का इंटरसेक्शन पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ये आर्क इंटरसेक्ट होगी,
ये जो 2 पॉइंट आए हैं, इन पॉइंट से होते हुए एक लाइन में तैयार कर दूंगा। ये एक पॉइंट आ गया है, ये दूसरा पॉइंट आ गया है, और इनसे होते हुए मैं एक लाइन तैयार करूंगा बिल्कुल स्ट्रेट। ये मैंने लाइन तैयार कर दी। अब इस लाइन ने इस BD को यहाँ इस पॉइंट के ऊपर काटा है। लेट सपोज इस पॉइंट का नाम हम O रख देते हैं। तो O पॉइंट के ऊपर ना एक तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, दूसरा ये जो BD है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, यानी B से लेके O तक की लेंथ और O से लेके D तक की लेंथ बराबर आ जाएगी। तो ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का। अब इसके बाद आपको थोड़ा ध्यान से समझनी है बात को। यहाँ बात ध्यान से समझने की ये होती है कि BD से ऊपर, क्योंकि ये 2 साइड्स छोटी होती हैं, तो O से लेके A तक का जो पार्ट है ना ये थोड़ा छोटा होता है कंपैरेटिवली O से लेके C तक के पार्ट के लिए। और टोटल जो AC की लेंथ हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ समझनी है बात को कि AC 8 सेंटीमीटर है। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से ऊपर 4 ले लूँ और यहाँ से नीचे भी 4 ले लूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना होगा। आपको ऊपर का पार्ट छोटा लेना होगा, नीचे का बड़ा लेना होगा। तो इस 8 को मैं ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ 3 + 5 में। तो ऊपर का पार्ट तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के बराबर और नीचे का पार्ट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो यही हम कर लेते हैं। तो O से लेके ऊपर की तरफ मेरे को 3 सेंटीमीटर मेज़र करके एक यहाँ पे कट लगाना होगा। तो स्केल का हम यूज़ करेंगे और इसके ऊपर 3 सेंटीमीटर मेज़र कर लेंगे। ये 0 से लेके ये 3 हो गया। O पॉइंट पे रखेंगे, O से लेके यहाँ पे कट कर देंगे। ये थोड़ा सा हिल गया है कंपास, एक बार चेक कर लेता हूँ मेज़र इसका। थोड़ा हिल गया है ये। एक्यूरेट आप कंस्ट्रक्ट करोगे बिल्कुल ठीक। तो ये लगाया और यहाँ पर ये कट आया है। इस कट को मैं थोड़ा सा फाइनल कर लेता हूँ यहाँ पर एक डॉट लगा के। ये है एक्यूरेट कट, पॉइंट लगा लिया मैंने। और नीचे O से लेके C की तरफ मैं ले रहा हूँ 5 सेंटीमीटर। अब कंपास के ऊपर 5 सेंटीमीटर मेज़र करके मैं कट लगा दूँगा। 0 से लेके ये 5 हो गया ये। तो O पे रखेंगे और इस नीचे वाले पार्ट को यहाँ कट कर देंगे और इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ जहाँ पे ये कट आया है। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना, यही मेरे A और C है। इनका मैं नाम रख देता हूँ। इसका नाम मैंने रख दिया यहाँ पर A और इसका नाम मैंने यहाँ पर रख दिया C। बस अब इन्हें हम ज्वाइन कर देंगे। A से लेके B को ज्वाइन करेंगे, ऐसे A से लेके D को ज्वाइन कर देंगे और फिर यहाँ पे C से लेके B को ज्वाइन कर देंगे और फिर यहाँ पर D से लेके C को ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ये आपकी काइट तैयार हो गई है ABCD। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर टीचर बोले कि लिखने हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपल जैसे जैसे हर स्टेप हमने किया है वैसे अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। लास्ट में आप लिख दोगे कि ABCD इज़ द रिक्वायर्ड काइट। इसमें मेंशन भी कर देंगे हम कि यहाँ पर जो BD है, वेयर BD जो डायगोनल है ये तो हमने लिया है 6 सेंटीमीटर का, एंड जो AC डायगोनल है ये है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का। और A से लेके O तक ये 3 सेंटीमीटर लिख कर दिखा देंगे और O से लेके C तक ये लिख कर दिखा देंगे हम 5 सेंटीमीटर। ये जो मैंने 3 और 5 लिया, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 और 5 ही लेना है, आप इन्हें पॉइंट में भी ले सकते हो। बस ध्यान देना कि ये बराबर नहीं होने चाहिए। इसका डिवीज़न मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, 8 को मैं ऐसे भी डिवाइड कर सकता हूँ कि 2.5 और प्लस में 5.5। बस ऊपर वाला जो ये पार्ट होता है ना, ये हमेशा छोटा होना चाहिए कंपैरेटिव टू नीचे वाले पार्ट। इस तरह से आप काइट की कंस्ट्रक्शन करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रेपेजियम्स। नीचे 2 ट्रेपेजियम दिए हुए हैं, इनके अंदर जो एंगल आपको नहीं है पता, बाकी के जो एंगल्स हैं वो आपको फाइंड करने हैं। फर्स्ट फिगर देखिए, ये एक ट्रेपेजियम दे रखा है और ये जो एरो का निशान लगा हुआ है इसका ये मतलब होता है कि ये जो 2 साइड्स है ना ये आपस में पैरेलल है।
तो यहाँ पर एक एंगल 135 का दे रखा है, ये 105 का दे रखा है। हमें एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है और एक ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इस ट्रेपीजियम का कोई नाम रख लेते हैं। नेमिंग करने से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो ए और इसका नाम मैं बी रख लेता हूँ, इस वर्टेक्स का नाम सी और इसका नाम रख लेते हैं हम डी। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। इधर में ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम जहाँ पर ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड पहले इस तरफ देखिए ए डी बी सी के पैरेलल है और जो ए बी है ये ट्रांसवर्सल है, ये इन दोनों पैरेलल साइड्स को कट कर रही है एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। जब ऐसा होता है तो जो अंदर के दो एंगल्स होते हैं ना, इनका सम होता है 180 डिग्री। ये ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई है कि जब ट्रेपीजियम के अंदर जो दो लाइंस पैरेलल होती हैं, इनको ये जो लाइन यहाँ पर काटती है, इसके अंदर के ये जो दो एंगल्स होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए डी बी सी के पैरेलल है एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर जो एंगल ए है और प्लस में एंगल बी, इन दोनों का जो सम है ये हो जाएगा 180 डिग्री। रीज़न हम ज़रूर लिखेंगे यहाँ पे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और ये प्रॉपर्टी पैरेलल लाइंस के अंदर ही होती है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होती तो फिर ये प्रॉपर्टी इस तरह से नहीं होती, इन दोनों का सम 180 डिग्री नहीं होता। अब ए की वैल्यू हमें पता नहीं है तो ए एज इट इज़ रख लिया। बी की वैल्यू यहाँ पर दिख रही है, ये है 135 डिग्री और इक्वेशन बराबर 180 डिग्री के है। यहाँ से एंगल ए की वैल्यू मैं निकाल लूँगा, एंगल ए हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में ये 135 इधर जाकर माइनस हो जाएगा 135 डिग्री। तो देयरफॉर जो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी ये इनका डिफरेंस आ जाएगा। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये एंगल होगा 45 डिग्री का। सेम इसी तरह से जब मैं यहाँ पर सी और डी को देखता हूँ तो यहाँ भी यही चीज़ हो रही है कि जो ए डी है और बी सी है ये तो पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल सी डी है। तो इसके लिए हम अलग से लिखेंगे कि हेयर ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी एंड सी डी इज ट्रांसवर्सल एंड सी डी इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर तो जो दो एंगल्स ट्रांसवर्सल के ए की तरफ आ रहे हैं अंदर, इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी प्लस में एंगल डी, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। और रीज़न इसका सेम टू सेम यही रहेगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ऊपर से आप यहाँ पर कॉपी कर दोगे, मैं दोबारा लिखूँगा तो टाइम वेस्ट होगा। आप सेम यही वाला रीज़न यहाँ पे लिखोगे। अब इस इक्वेशन में एंगल सी की वैल्यू तो मेरे को पता है, ये 105 डिग्री है। एंगल डी मेरे को फाइंड करना है, तो बराबर 180 डिग्री इक्वेशन हो गई है। तो यहाँ से एंगल डी फाइंड करने के लिए इस तरफ जो 180 डिग्री लिखा हुआ है, ये 105 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 105 डिग्री। देयरफॉर जो एंगल डी की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 180 माइनस 105, ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ गई है 75 डिग्री। अब इसका एक सेकंड पार्ट भी है ये वाला, अब इसको करते हैं। सेकंड फिगर की कुछ नेमिंग कर लेते हैं। लेट सपोज इसका नाम रख लेते हैं हम यहाँ पर P, ये रख लेते हैं Q, ये R हो गया और ये S हो गया। अब इसको थोड़ा सा फिगर को ध्यान से समझिए। एरो लगा हुआ है QR के ऊपर और PS के ऊपर, यानी जो PS है और QR है ये आपस में पैरेलल हैं लाइंस। और यहाँ पर इस तरफ तो PQ ट्रांसवर्सल है, सॉरी हाँ PQ ट्रांसवर्सल है जो कि इन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये जो 100 है ये दोनों मिलकर होंगे 180 डिग्री के।
और दूसरी तरफ यहाँ पर हमें एक भी एंगल नहीं है पता, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम एक तो फाइंड कर ले इतना। तो यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं कि इन ट्रेपीजियम PQRS PS पैरेलल टू QR एंड, पहले इसकी बात करेंगे PQ की, एंड PQ इज ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर जो दो एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं, एंगल P और एंगल Q, इनका सम होगा 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल P प्लस में एंगल Q बराबर होगा 180 डिग्री। रीज़न इसका भी यहाँ पर सेम ही रहेगा, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। फिगर को देखते रहना होगा आपको, फिगर तो ऊपर चली गई है, फिगर को फोकस करिए, फिगर को देखना ज़रूरी है। इसके बाद इस इक्वेशन के अंदर P की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ हम 100 डिग्री डाल देंगे और एंगल Q को हम अननोन रख देंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से एंगल Q की वैल्यू आ जाएगी बड़ी सिंपली 180 डिग्री, ये 100 इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देयरफॉर एंगल Q की वैल्यू आ गई है 180 डिग्री माइनस में 100, दैट इज़ 80 डिग्री। तो ये वैल्यू आ गई है 80 डिग्री। अब दूसरी तरफ देखिए ज़रा, दूसरी तरफ में हमें दिक्कत ये आ रही है यहाँ पे कि यहाँ तो एक भी एंगल नहीं है हमको पता, ना तो S पता है ना यहाँ पे R पता है। लेकिन फिगर में गौर से देखिए, ये जो PQ साइड है और ये जो SR साइड है, इन पर ये सेम मार्क लगा हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम मार्क लगा हुआ है ना। इस मार्क का मतलब होता है कि ये दोनों साइड्स लेंथ में बराबर है। जब ये दोनों साइड्स लेंथ में बराबर हैं, इट मीन्स कि ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के जो इक्वल साइड्स के सामने के जो एंगल होते हैं ना, वो बराबर होते हैं। जैसे ये साइड है और ये SR साइड है, तो इसके सामने जो एंगल्स होंगे ना, वो सेम टू सेम मेजरमेंट में बराबर होंगे। यानी ये जो S एंगल है, ये भी यहाँ पर 100 डिग्री का होगा, क्योंकि इसके सामने ये है। ऐसे ही इसके सामने यहाँ पर ये 80 डिग्री है। ये सामने सामने के एंगल्स, अपोजिट से मतलब नहीं होता। जैसे यहाँ पे ये 100 है ना, तो इसके साथ में ही यहाँ पे ये जो एंगल है, ये सेम मेजरमेंट का होगा। ऐसे यहाँ पर ये 80 है ना, तो इसी एंगल के सामने का ये जो एंगल है, ये भी यहाँ पर 80 डिग्री होगा। ये दो साइड्स बराबर हैं, तो इस कोने का और इस कोने का एंगल सेम मेजरमेंट के होंगे, और नीचे वाला और नीचे वाला सेम बराबर होंगे। इनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसमें हमें सिंपली ये लिखना होगा कि एंगल S बराबर होगा एंगल P के, और एंगल P कितना है 100 डिग्री का। एंगल R के लिए लिखेंगे एंगल R बराबर होगा एंगल Q के, और एंगल Q कितना है ये हम निकाल चुके हैं 80 डिग्री। और रीज़न में हम लिखेंगे इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, in an isosceles trapezium angles opposite to equal sides are equal। here यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो PQ है ये बराबर RS के, ये भी हम यहाँ पर दिखा देंगे। therefore ये जो PQRS है is an isosceles trapezium। बस ये रीज़न आपको इसमें देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों लिख दिया। यहाँ पे पहले तो आप लिखोगे कि इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर आप ये भी तो दिखाओगे ना कि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, यहाँ पे PQRS के बराबर है, देयरफॉर PQRS इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, काइट्स, रोम्बसेस, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। एक वेन डायग्राम आप बनाइए जिसके अंदर पैरेललोग्राम के, काइट के, रोम्बसेस के, रेक्टेंगल्स के और स्क्वायर्स के सभी सेट्स को दिखाइए। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
फिर नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके जवाब देने हैं। क्वेश्चंस के जवाब हम बाद में देंगे। सबसे पहले ये जो 5 आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम एक वेन डायग्राम तैयार करेंगे। सबसे पहले जो है ना, मैं सेट बनाऊंगा पैरेललोग्राम्स का ब्लैक कलर से। तो ये मैंने सेट बनाया है पैरेललोग्राम का। इस ब्लैक सर्कल के अंदर सारे के सारे पैरेललोग्राम्स हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पैरेललोग्राम्स। अब पैरेललोग्राम के अंदर जो है ना, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों आते हैं। जो स्क्वायर होता है वो भी पैरेललोग्राम होता है, जो रेक्टेंगल होता है वो भी पैरेललोग्राम होता है, और जो रोम्बस होता है तीसरा, वो भी पैरेललोग्राम होता है। इससे नेक्स्ट इसके अंदर मैं जो डालूंगा ना, ये डालूंगा मैं सभी रेक्टेंगल्स को। तो रेड कलर से ये जो मैं सर्कल यहाँ पे कर रहा हूँ, ये सारे के सारे रेक्टेंगल्स हैं, रेक्टेंगल्स। ये भी पैरेललोग्राम होते हैं। अब जो स्क्वायर होता है और जो रोम्बस होता है, ये भी पैरेललोग्राम्स होते हैं। और हमें यहाँ पे काइट का भी ध्यान देना है कि मुझे काइट का भी यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए, काइट के अंदर जो है ना, काइट की प्रॉपर्टीज स्क्वायर के अंदर और रोम्बस के अंदर होती है। तो मैं यहाँ कुछ इस तरह से इस फिगर को बनाऊंगा कि मैं पहले काइट का सेट बना देता हूँ। कि काइट के लिए मैंने ये अलग से ब्लू कलर का ये सेट बना दिया है। जो ब्लू सर्कल आप देख रहे हो, ये सेट ऑफ काइट्स है, और यहाँ मैं लिख दूंगा काइट्स। अब मैंने आपको बताया कि काइट की जो प्रॉपर्टी होती है वो स्क्वायर के अंदर और रोम्बस के अंदर होती है, रेक्टेंगल के अंदर नहीं होती और पैरेललोग्राम के अंदर नहीं होती। तो ये जो आप यहाँ पे पार्ट देख रहे हो ना, जिस पे मैं अभी शेड कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, एक तो ये वाला पार्ट, इसमें मैं क्या लिखूँगा ये आपको समझना है। ये पैरेललोग्राम के अंदर आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये पैरेललोग्राम के अंदर आ रहा है और ये रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है। तो जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल भी होता है, वो पैरेललोग्राम भी होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायर। ये मैं लिख देता हूँ इस पेन से, ये स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए आप, ये सारा ब्लैक पार्ट जो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल भी आ गया, पैरेललोग्राम के अंदर स्क्वायर भी आ गया, और ये जो आप इतना ये वाला पार्ट देख रहे हो, इस पार्ट में हम लिखेंगे रोम्बस। ये सेट ऑफ रोम्बसेस हैं। अब फिगर को आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो काइट का सेट है, ये जो ब्लू सर्कल मैंने डाला है, इस सर्कल के अंदर, ब्लू सेट के अंदर काइट्स का सेट है ये, इसके अंदर सारे के सारे तो स्क्वायर्स आ गए हैं और सारे रोम्बस भी आ गए हैं। पर रेक्टेंगल इसलिए नहीं आया है क्योंकि रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये जो काइट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो रेक्टेंगल से मैच नहीं करती है। ऐसे ही यहाँ पे पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम के अंदर क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनमें काइट्स की सारी प्रॉपर्टी होती है। तो काइट के सेट के अंदर हम स्क्वायर को और रोम्बस को डाल के दिखाएंगे। और ये जो एरिया आप इतना देख रहे हो, ये तो वो काइट्स हैं जो ना तो स्क्वायर है और ना रोम्बस है। तो मैंने पांचों को यहाँ पे दिखा दिया है। एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। मुझको ये 5 क्वाड्रिलेटरल्स को सेट्स के रूप में दिखाना है वेन डायग्राम में। सबसे पहले मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया। पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल होता है और पैरेललोग्राम के अंदर ही जो है ना स्क्वायर और रोम्बस भी होते हैं। तो मुझे स्क्वायर और रोम्बस को कुछ इस तरह से दिखाना है कि वो पैरेललोग्राम के अंदर भी आ जाएं और वो काइट के अंदर भी आ जाएं, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस के अंदर काइट की भी प्रॉपर्टी होती है। तो मैं काइट का जो है ना एक अलग से ऐसे सेट बनाऊंगा, और ये जो सेपरेट एरिया है इसमें तो जो काइट्स हैं स्पेशल वो है ही, लेकिन यहाँ पर मैं स्क्वायर और रोम्बस को भी डालूंगा क्योंकि सारे स्क्वायर और सारे जो रोम्बस होते हैं उनके अंदर काइट की सारी प्रॉपर्टी होती है। इसलिए इन एरियाज के अंदर मैं यहाँ स्क्वायर लिखूंगा और यहाँ पे मैं रोम्बस लिख दूंगा। ये तो हो गया है वेन डायग्राम। अब इसी के आधार पे आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम। वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसे हम काइट भी बोल सकते हैं और जिसे हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। तो इसका जवाब पहले मैं बता देता हूँ, वो रोम्बस भी हो सकता है और वो स्क्वायर भी हो सकता है। यानी सारे रोम्बसिस को हम काइट बोल सकते हैं और सारे स्क्वायर्स को हम जो है ना काइट और पैरेललोग्राम मतलब दोनों बोल सकते हैं। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देता हूँ आपको। हमसे यहाँ पे क्या कहा है, बोथ काइट एंड पैरेललोग्राम। तो काइट भी हो और वो पैरेललोग्राम भी हो, यानी कि उसे हम काइट भी बोल सके क्योंकि उसके अंदर काइट की सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसे हम पैरेललोग्राम भी बोल सके
उसके अंदर पैरेललोग्राम की भी सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल हमारे पास दो होते हैं, एक तो होता है रोम्बस और एक होता है स्क्वायर। मैं एक एक करके बताता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। देखिए पहले हम काइट की बात करते हैं। काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी दो साइड 7 की बराबर होती हैं और दो ये 7 की बराबर होती हैं। तो रोम्बस के अंदर भी ऐसा होता है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। स्क्वायर के अंदर भी ऐसा होता है, ये दोनों साइड्स बराबर है, ये दोनों साइड्स बराबर है। दूसरी रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके डायगोनल्स ना यहाँ पे 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाता है। तो ऐसा रोम्बस के अंदर भी होता है, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाता है जहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट होते हैं, और स्क्वायर के अंदर भी यहाँ पर 90 डिग्री पर ही इंटरसेक्ट होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी काइट की ये होती है कि इसका एक डायगोनल जो है ना यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट पे बाइसेक्ट हो जाता है, छोटा वाला। तो देखिए यहाँ रोम्बस के अंदर अगर मैं इस डायगोनल को लूँ तो ये भी यहाँ पे बाइसेक्ट हो जाता है, और स्क्वायर को अगर मैं लूँ और इसका एक डायगोनल लूँ तो ये भी यहाँ पर बाइसेक्ट हो जाता है। इट मीन्स काइट की जो सारी प्रॉपर्टीज़ है ना वो रोम्बस और स्क्वायर के दोनों के अंदर है। अब आते हैं पैरेललोग्राम के ऊपर कि पैरेललोग्राम को हम रोम्बस और स्क्वायर यानी कि सभी रोम्बस को और सभी स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम क्यों बोल सकते हैं। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ रोम्बस और स्क्वायर के अंदर होती हैं। पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ये दो बराबर होंगी, ये दो बराबर होंगी। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है रोम्बस के अंदर, इसकी चारों ही साइड क्योंकि बराबर होती हैं तो आमने सामने की तो ऑफकोर्स बराबर होंगी। स्क्वायर की भी चारों साइड बराबर होती हैं तो ऑफकोर्स आमने सामने की तो बराबर होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे रोम्बस के डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं और यहाँ स्क्वायर के डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर इक्वल हो जाता है, यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पैरेललोग्राम की जो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तीसरी प्रॉपर्टी भी अगर हम इसकी बता दूं कि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो यहाँ पे रोम्बस के भी अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, और स्क्वायर के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। इनफैक्ट इसके सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं। तो जब आप ध्यान से देखोगे ना तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी प्रॉपर्टीज़ रोम्बस के अंदर भी हैं और वो सारी प्रॉपर्टीज़ स्क्वायर के अंदर भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रोम्बस और स्क्वायर ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जो काइट भी हैं और जो पैरेललोग्राम भी है। ये इसका मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से दिमाग में आनी चाहिए इनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड में पूछा है कैन देयर बी अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ काइट एंड रेक्टेंगल। क्या ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल होता है जो काइट भी होता है और जो रेक्टेंगल भी होता है? तो इसका जवाब है ओनली स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि काइट और रेक्टेंगल, हम स्क्वायर को काइट भी बोल सकते हैं और रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टी के आधार पे आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। देखिए काइट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी स्क्वायर में होती हैं, और रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी स्क्वायर में होती हैं। तो स्क्वायर को हम काइट और रेक्टेंगल दोनों चीज़ बुला सकते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताई है, मैं सिर्फ रेक्टेंगल की बता देता हूँ, काइट की तो मैंने वहाँ बता दी थी आपको। रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, स्क्वायर में भी होती हैं। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो लेंथ में बराबर होते हैं, इसके भी होते हैं। दोनों प्रॉपर्टीज़ इसकी आ गई। इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर के भी होते हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना काइट की और रेक्टेंगल की, अगर हम दोनों को एक साथ देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या दिखाया था दोनों कि जो काइट भी हो और पैरेललोग्राम भी हो, यानी ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो काइट और पैरेललोग्राम दोनों चीज़ें रोम्बस भी होती हैं और स्क्वायर भी होती है। यहाँ पर काइट के साथ में रेक्टेंगल जोड़ दिया, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को हमें ध्यान में देना होगा। रेक्टेंगल के क्योंकि सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं ना, तो इस बार यहाँ पे फिगर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर होगी, यहाँ रोम्बस नहीं हो सकता। रोम्बस किसके साथ हो सकता था? पैरेललोग्राम के, क्योंकि पैरेललोग्राम की कोई कंडीशन तो होती नहीं है कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन यहाँ रेक्टेंगल होने से कंडीशन आ गई है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल भी होना चाहिए कि उसके जो है ना चारों एंगल्स 90 के भी होने चाहिए। तो काइट और रेक्टेंगल इन दोनों की प्रॉपर्टी सारी की सारी जो है ना स्क्वायर के अंदर होती हैं। तो हमारा जवाब होगा स्क्वायर। थर्ड पार्ट देखिए। अब थर्ड पार्ट में पूछा है इज एवरी काइट अ रोम्बस, क्या हर काइट रोम्बस होती है? इफ नॉट, अगर नहीं, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो फिर ये बताइए कि इन दोनों क्वाड्रिलेटरल के बीच में सही रिलेशन क्या है।
तो देखिए कहता है कि क्या हर काइट रोम्बस हो सकती है, तो इसका जवाब तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि नो है, इसका जवाब नहीं है। क्यों है पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर रिलेशन आगे बताऊंगा। देखिए ये काइट है, काइट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसकी दो साइड्स की लेंथ जो है ना यहाँ पे छोटी होती है ऊपर वाली, और दो साइड्स की लेंथ बड़ी होती है और ये सेम होती है। हम इसे ऐसे बोलते हैं कि दो एडजेसेंट साइड्स लेंथ में सेम होती हैं और दूसरा पेयर जो होता है एडजेसेंट साइड का ये सेम होती है। अब ये प्रॉपर्टी तो रोम्बस में भी होती है, इसकी ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, इसकी ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, इनफैक्ट इसकी तो चारों ही बराबर है ना। तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि ये दो साइड्स बराबर है, ये दो साइड्स बराबर, एक प्रॉपर्टी फुलफिल होगी। दूसरी काइट की प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ रोम्बस में भी ऐसा ही होता है, ये 90 डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी काइट की ये होती है कि इसका एक जो छोटा वाला डायगोनल होता है ना, इसे बड़ा वाला ये जो डायगोनल होता है ये यहाँ पर ये बाइसेक्ट कर देता है, यानी इसका सिंगल जो डायगोनल होता है ना वही बाइसेक्ट होता है, बड़ा वाला डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ रोम्बस के अंदर तो इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं ना ये बाइसेक्ट होते हैं, अगर सिर्फ अकेले को देखूँ तो वो भी बाइसेक्ट होता है यहाँ पे 90 डिग्री पे। कहने का मतलब ये है काइट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ना वो हर रोम्बस के अंदर होती है। दुनिया का कोई भी छोटा बड़ा कैसा भी रोम्बस आप ले लो उसके अंदर काइट की सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, लेकिन हर रोम्बस के अंदर आपको काइट की हर काइट के अंदर, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझना कि हर रोम्बस के अंदर काइट की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन हर काइट के अंदर रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज हों ये ज़रूरी नहीं है। अब मैं इसको अगर ऐसे उल्टा समझाऊं कि रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी चारों साइड बराबर होती हैं, लेकिन काइट में ज़रूरी थोड़ी है चारों साइड बराबर हो। काइट में तो ऐसा होता है कि ये दो छोटी हो सकती हैं, ये बड़ी हो सकती हैं, तो इसीलिए हर काइट को हम रोम्बस नहीं बोल सकते। तो जवाब हो गया है नो। अब रिलेशन समझिए, अ रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ काइट वेयर ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। रोम्बस भी एक काइट ही होता है, लेकिन एक स्पेशल तरह की काइट होती है ये ऐसी स्पेशल तरह की काइट होती है जिसकी चारों ही साइडें बराबर होती हैं। देयरफॉर ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, इसलिए सारे रोम्बस जो हैं वो तो काइट हैं, बट ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बसेस, लेकिन सारी की सारी जो काइट्स है ना वो रोम्बस नहीं होती है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ PAIR एंड RODS आर टू रेक्टेंगल्स फाइंड एंगल IOD। फिगर में देखिए PAIR ये एक रेक्टेंगल है, RODS ये दूसरा रेक्टेंगल है। यहाँ पे एंगल IOD फाइंड करना है। IOD ये वाला छोटा सा एंगल जिस पे मैंने रेड मार्क लगाया हुआ है। अब देखिए ये एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमें यहाँ पे दोनों रेक्टेंगल दे रखे हैं, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स जो है ना 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ ये जो O पॉइंट है RODS का ये जो एंगल O है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा 90 डिग्री का होगा। अगर इसके अंदर मेरे को सिर्फ इतना एंगल ये पता चल जाए तो 90 में से मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा तो ये एक्चुअल में मुझे पता चल जाएगा जो रेड मार्क है जो मेरा आंसर है। अब ये फाइंड करने के लिए मैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। ये जो एंगल है जिस पे मैंने यहाँ डॉट लगाया है ये ट्राइंगल ROI के अंदर आ रहा है, जिसमें एंगल R मुझे यहाँ पता है गिवन है 30 डिग्री और एंगल I जो है ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये एंगल जो है रेक्टेंगल का एंगल है। तो ट्राइंगल के अंदर दो एंगल तो मुझे पता चल गए और मुझे पता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो मैं तीसरा बड़ी आसानी से फाइंड कर लूँगा। तो लिखना शुरू करते हैं। मेरे को ये ट्राइंगल लेना होगा, इसके अंदर इन ट्राइंगल ROI के अंदर तीन एंगल, एक तो एंगल R प्लस में एंगल I और प्लस में इस एंगल को हम O बोलेंगे क्योंकि यहाँ वर्टेक्स O है, एंगल O। ये ट्राइंगल के अंदर के तीन एंगल्स हैं, इनका सम होगा 180 डिग्री। ब्रैकेट में हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल R गिवन है जो कि है 30 डिग्री का। एंगल I पूरा दिख रहा है, रेक्टेंगल का एंगल है ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री लिख दिया हमने। और एंगल O हमने यहाँ फाइंड करना है तो एज इट इज़ कॉपी कर दिया, बराबर में 180 डिग्री। 90 और 30 इन दोनों का सम हो गया 120 डिग्री, प्लस में ये एंगल O हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री।
इस इक्वेशन में से एंगल ओ को बचा लेंगे हम, यहाँ 180 डिग्री, ये 120 इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल ओ की वैल्यू आ गई है 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। एंगल ओ का मैं अगर पूरा नाम लिखूँ तो ये लिखा जाएगा ROI। देयरफॉर एंगल ROI ये बराबर यहाँ पर 60 डिग्री का हो गया। अब आ जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर। अब रेक्टेंगल में ले लेते हैं हम, ये जो एंगल ROD है ना पूरा का पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 डिग्री का होगा। अब लिखते हैं कि एंगल ROD ये बराबर होगा 90 डिग्री का, क्योंकि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। रीज़न ईच एंगल ऑफ आ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। अब ये जो पूरा एंगल है ये दो एंगल मिलके बना हुआ है, एक तो वो जो हमने यहाँ फाइंड किया है ROI और एक दूसरा IOD जो हमने फाइंड करना है। इसे मैं ब्रेक करके दो पार्ट में लिख लूँगा, एंगल ROI प्लस में एंगल ROI तो ये हो गया इतना ब्लू वाला, और IOD ये वाला हो गया रेड वाला। IOD ये दोनों मिलकर 90 डिग्री के होंगे। अब इस इक्वेशन में ROI की वैल्यू मुझे पता है जो कि है 60 डिग्री, और प्लस में एंगल IOD में एज इट इज़ कर दूंगा इज इक्वल टू ये 90 डिग्री हो गया। अब मुझे वैल्यू IOD की चाहिए तो एंगल IOD को मैं यहाँ बचा लूँगा और दूसरी तरफ 90 डिग्री लिखा हुआ है। ये 60 इधर चला जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है तो दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा, माइनस 60 डिग्री हो गया। देयरफॉर एंगल IOD की वैल्यू आ जाती है 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज़ 30 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। तो ये जो एंगल हमने फाइंड करना है ये वाला 30 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद डायगोनल 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका डायगोनल 6 सेंटीमीटर हो और आपको प्रोट्रैक्टर यानी कि जिसे आप D बोलते हो, जिसमें एंगल मेजरमेंट्स दे रखे होते हैं, उसका यूज़ नहीं करना है। तो देखिए स्क्वायर का पहले हम एक रफ फिगर बनाते हैं, फिर समझेंगे कि कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हो गया है एक स्क्वायर, इसका नाम लिख दिया मैंने ABCD। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ डायगोनल दे रखा है तो डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ये BD डायगोनल हो गया इसका, और ये इसका AC डायगोनल हो गया। इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं ना वो मेजरमेंट में बराबर होते हैं। अगर डायगोनल 6 सेंटीमीटर दे रखा है यानी कि जो BD है ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और जो AC है ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। इसके सारे जो एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। तो एंगल तो हम बना नहीं सकते क्योंकि हम प्रोट्रैक्टर का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ हमें डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी ये पता है कि दोनों तो डायगोनल इसके बराबर होते हैं। दूसरा, जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं ना ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। जहाँ पर ये कटेंगे ये एक दूसरे को इक्वल डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक का पार्ट अगर मैं इसको O नाम दे देता हूँ और यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा, और OD वो भी इतना ही होगा और OB भी इतना ही होगा। तो डायगोनल की प्रॉपर्टी हमें पता है। सबसे पहले हम डायगोनल कंस्ट्रक्ट करते हैं इसका BD 6 सेंटीमीटर का, उसके बाद यहाँ का काम करेंगे। तो स्केल से मैं पेन से कर रहा हूँ, ये आप पेंसिल से करना। पेन से इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो में थोड़ा डार्क दिखाई दे। मैं BD डायगोनल बना रहा हूँ 6 सेंटीमीटर का। सबसे पहले डायगोनल के लिए 6 सेंटीमीटर ये मैंने डॉट मेज़रमेंट का लगा लिया। यहाँ से यहाँ तक ये हो गई है 6 सेंटीमीटर की लेंथ लाइन सेगमेंट। इसका नाम रख देंगे हम BD। अब इसके सेंटर में मेरे को यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और ये साइड को जो है ना BD को बाइसेक्ट भी करना है, यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कंपास से बड़ी आसानी से बना सकते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट के ऊपर। तरीका ये होता है कि इसके दोनों एंड पॉइंट से हमें ऊपर नीचे दो दो आर्क लगानी होती है, और जो ये मेज़रमेंट हम कंपास के ऊपर लेते हैं ये पूरी लाइन सेगमेंट के आधे से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे BD इतना है, अब मैंने जो कंपास खोला है ये इसके आधे से थोड़ा ज़्यादा है, तो एक आर्क मैं ऐसे ऊपर लगाऊंगा और एक आर्क मैं ऐसे नीचे लगाऊंगा, और बिना हिलाए सेम टू सेम इतना ही मेज़र का अब दूसरे पॉइंट B से लेकर इसको मैं यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट कर दूंगा पहली आर्क को,
और नीचे भी मैं पहली वाली आर्क को ऐसे इंटरसेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर मेरे को 2 पॉइंट मिलेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। एक तो ये पॉइंट हो गया है और एक ये पॉइंट हो गया है। इन पॉइंट से जुड़ते हुए जब मैं लाइन सेगमेंट बनाऊंगा तो वो जो लाइन सेगमेंट होगी या जो मैं लाइन बनाऊंगा वो इस BD को बिल्कुल सेंटर से गुजर के जाएगी और 90 का एंगल बना देगी। वही होगा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस तरह से ये मैं पेंसिल से करूँगा, पेंसिल से इस तरह से ये मैंने डाल दिया। अब इतना काम हो गया है, इतना काम हो गया कि BD का बाइसेक्ट भी हो गया है, ये दोनों पार्ट बराबर है और इस पॉइंट का नाम मैं यहाँ पे O रख देता हूँ और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बन गया है। अब बचा क्या है? बचा सिर्फ इतना है कि ये जो लाइन जा रही है ना, ये मेरा AC डायगोनल है, ये ऐसे AC डायगोनल जा रहा है। अब ये वाला डायगोनल भी बाइसेक्ट ही होता है और ये भी 6 का ही होगा। इसका मतलब ये है कि O से लेके ऊपर की तरफ ये 6 का हाफ यानी 3 होगा और O से लेके नीचे की तरफ ये 6 का हाफ यानी कि 3 होगा। तो O से ऊपर की तरफ मैं 3 सेंटीमीटर मेज़र करके एक मार्क कर लूँगा और ये मार्किंग मैं आर्क के थ्रू करूँगा। तो स्केल के ऊपर 3 सेंटीमीटर का मैंने प्रकार ऐसे मेज़रमेंट कर लिया इस तरह से ये, और O पॉइंट के ऊपर मैं रखूँगा इसको और यहाँ से एक मार्क कर दूँगा। ये मार्क कर दिया मैंने और सेम ऐसे ही 3 सेंटीमीटर का नीचे मार्क कर दूँगा। इस मार्क को मैं थोड़ा सा डॉटेड डार्क कर देता हूँ दूसरे पेन से ताकि ये थोड़ा और आपको क्लियर दिखाई दे। ये वाला मार्क है जो ब्लैक वाला है, ये नीचे वाला मार्क है। अब ये जो मार्क आया है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर होगा, इस मार्क से और O तक ये 3 सेंटीमीटर होगा। यानी इस मार्क से मेरे को अब ये सारे पॉइंट्स जोड़ने हैं। तो इस नीचे वाले पॉइंट से मार्क से पहले मैं B को जोड़ दूंगा और फिर मैं इस तरह से यहाँ D को जोड़ दूंगा। ऐसे ऊपर वाले मार्क से पहले मैं B को जोड़ दूंगा और फिर मैं यहाँ पे D को जोड़ दूंगा इससे। अब देखिए ये बिल्कुल आपका स्क्वायर ही बन गया है ना। तो यहाँ मेरे को ये 90 डिग्री का एंगल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। सिर्फ डायगोनल प्रॉपर्टी से ही जो भी ये फिगर आएगी ना, ये अपने आप स्क्वायर ही आ जाएगा और ये चारों के चारों जो एंगल्स हैं ना, ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री के ही आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 सेंटीमीटर, ये मैं मार्क भी कर देता हूँ ऐसे, क्योंकि ये जो डायगोनल के हाफ हाफ है ना, ये सारे बराबर होंगे। और ABCD इसका नाम था, तो इस पॉइंट का नाम यहाँ पर A रखेंगे, ये B हो गया, ये C हो गया और इसका नाम यहाँ पर D रखेंगे। इस वाले डॉट को आप रब कर देना, इसे पेंसिल से करना आप। ये हटा देता हूँ मैं, ये ऊपर वाला। तो ABCD ये रिक्वायर्ड रेक्टेंगल स्क्वायर बन गया है। B से लेके O तक ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, O से लेके D तक भी ये 3 सेंटीमीटर होगा। यहाँ लिख देते हैं कि ABCD इज रिक्वायर्ड स्क्वायर वेयर ABC, सॉरी यहाँ C लिखना है मेरे को, D तो यहाँ पे C होगा, जहाँ पर AC और BD ये दोनों डायगोनल्स हैं और ये दोनों बराबर होंगे 6 सेंटीमीटर के। ये आपको मेंशन करना है। इस तरह से स्क्वायर की कंस्ट्रक्शन हो जाती है कंपास का यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, CASE इज अ स्क्वायर। CASE ये एक स्क्वायर है। द पॉइंट्स U, V, W एंड X आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। U, V, W, X इस स्क्वायर की साइड्स के ये मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज U, V, W, X। ये जो U, V, W, X है ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, यानी हमसे इसका नाम पूछा है। क्या ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, काइट है, ये क्या चीज़ है। फाइंड दिस बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट। ये आप पता करने की कोशिश कीजिए। किन किन तरीक़ों से आप पता कर सकते हो। आप ज्योमेट्रिक रीजनिंग से पता कर सकते हो, यानी इसको प्रूफ करके दिखाओ कि ये क्या फिगर है। एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्शन, इसे कंस्ट्रक्ट करके दिखा सकते हैं। एंड मेजरमेंट, या फिर मेज़र करके देख सकते हो। अगर मैं इसको मेज़र करता हूँ तो मैं ये पाऊँगा कि 1 2 3 4 ये जो अंदर में क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है इसकी चारों साइड से ये बराबर है।
और इसके जो चारों एंगल्स हैं इन्हें मेज़र करने पर मुझे मिलता है कि ये भी 90 डिग्री के हैं। तो उस तरीके से मुझे ये पता चल जाता है कि जो अंदर में ये क्वाड्रिलेटरल यू वी डब्ल्यू एक्स बना हुआ है ये एक स्क्वायर है। फाइंड अदर वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर विद इन अ स्क्वायर सच दैट द वर्टिसेस ऑफ द इनर स्क्वायर लाई ऑन द साइड्स ऑफ द आउटर स्क्वायर एज शोन इन फिगर बी। अब यहाँ तो मुझे पता चल गया, मैंने ये चारों साइडें मेज़र करी, चारों एंगल मेज़र किए, तो मुझे पता चल गया कि अंदर जो है ये फिगर ये एक स्क्वायर है। अब ये बुक वाला कहता है कि और तरीके आप बताइए स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने के। किस तरह का? कि बाहर तो एक स्क्वायर हो और अंदर में भी जो है ना एक स्क्वायर ही हो जिसके जो एंगल्स हैं या जो वर्टिसेस बोले उनको वो बाहर वाले स्क्वायर की साइड को टच कर रहे हो, जैसा कि फिगर नंबर बी में दिखा रखा है। बाहर ही एक बड़ा वाला स्क्वायर है, अंदर भी एक ये स्क्वायर ही है। इसके जो चारों वर्टेक्स हैं ये स्क्वायर की साइड्स को यहाँ पर टच कर रहे हैं। यहाँ तो ये मिड पॉइंट पे टच कर रहे हैं लेकिन ये रैंडमली कहीं और टच कर रहे हैं। तो ऐसे और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो ये जो बी पार्ट वाली बात है यहाँ से यहाँ तक किसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ए फिगर में दे रखा है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में कि प्रूफ कीजिए कि कोई स्क्वायर है बाहर, अगर उसके मिड पॉइंट्स साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ा जाए तो जो अंदर में क्वाड्रिलेटरल होगा वो एक स्क्वायर होगा। ये आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है। तो पहले हम ये पार्ट करते हैं, इसको मैं बाद में समझा दूंगा आपको प्रैक्टिकली। इसको करने के लिए इसे हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो अंदर में ये फिगर है ये क्या चीज़ है, फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए चलते हैं शीट के ऊपर। सो एग्जैक्टली जो बुक के अंदर फिगर बनी हुई थी वो फिगर मैंने यहाँ पे बना ली है। इस फिगर के अंदर CASE ये एक स्क्वायर है और UVWX ये इन साइड्स के मिड पॉइंट है। जब ये इन साइड्स के मिड पॉइंट है इट मीन्स U से लेके A तक ये लेंथ बराबर होगी और U से लेके C तक ये भी बराबर होगी। और सारी साइड्स क्योंकि इसकी बराबर है तो ये जो पार्ट बनेंगे मिड पॉइंट से ये सारे पार्ट बराबर होंगे। CV बराबर होगा, VE बराबर होगा, EW ये भी लेंथ में बराबर होगा, WS ये लेंथ में बराबर होगा, SX की भी इतनी ही लेंथ होगी और XA की भी इतनी ही लेंथ होगी। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो अंदर में क्वाड्रिलेटरल है इसको मुझे कुछ दिखाना है कि ये क्या चीज़ है, ये मुझे प्रूव करना है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल को कि उसका नाम क्या है, उसके लिए हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं कि उसकी जो साइड्स होती है हम उसका मेज़रमेंट पता करें और उसके जो एंगल्स होते हैं उसका मेज़रमेंट पता करें। तो सबसे पहले हम इसकी साइड्स के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे साइड के लिए मैंने लिखा हुआ है फॉर साइड्स, कि इसकी साइड्स पता करते हैं कि वो आपस में बराबर हैं, कैसी हैं। तो मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल लूँगा UCV और UAX। देखिए मैंने ये दो ट्राइंगल ले लिए, ये ऊपर वाले। इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूँ बड़ी आसानी से। यहाँ पे ये जो UC है ये UA के बराबर हो जाएगा, ये पार्ट बराबर है, अभी मैंने आपको बताया। जो एंगल C है ये 90 डिग्री का होगा, एंगल A भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि CASE एक स्क्वायर है। स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ये हो गया। तीसरा इसके अंदर जो CV है वो AX के बराबर होगा, ये जो CV साइड है ये X के बराबर होगा। तो यहाँ साइड बीच में एंगल और ये साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो बराबर होंगे, यानी कि CPCT। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट में मैं ये वाली साइड्स लिख लूँगा अंदर वाले स्क्वायर की, जो कि है UV और UX। तो जो UV है और जो UX है ये बराबर होंगी। इसे मैं रिजल्ट नंबर 1 डाल दूंगा और इसका हम रीज़न भी लिखेंगे बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इतना मुझे पता चल गया कि जो UV है वो UX के बराबर है। तो मैं यहाँ पे ऐसे एक मार्क लगा देता हूँ, इस तरह से डबल मार्क, कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। अब बात को समझिए, यहाँ पे ऑलरेडी सारी जो फिगर है ये सिमेट्रिक है। तो जिस तरह से मैंने ऊपर वाले ट्राइंगल के अंदर ये UV और UX साइड को बराबर दिखा दिया, सेम इसी तरह से सिमिलरली वी कैन शो दैट हम जो है इन दो ट्राइंगल्स के अंदर UV और VW को बराबर दिखा सकते हैं। जब इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं ले लूँगा तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह से कॉन्ग्रुएंसी लगा के और UV को VW के बराबर दिखा दूंगा। ये रिजल्ट नंबर 2 हो गया। उसी तरह से फिर मैं VW को और WX को इक्वल दिखा सकता हूँ इन दोनों ट्राइंगल लेके।
ये रिजल्ट नंबर 3 हो गया। फिर मैं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेकर WX को और XU को बराबर दिखा सकता हूँ, ये रिजल्ट नंबर 4 हो गया। तो इससे ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये बराबर हो जाती हैं। जब बराबर हो जाती हैं तो एक साथ हम रिजल्ट लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 3 4 ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे मैंने इनको इस तरह से लिख दिया कि UV बराबर VW के है, VW बराबर WX के है और WX XU के, यानी कि ये चारों साइड बराबर है। कंक्लूड करके लिख दिया मैंने देयरफॉर ऑल 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल UVWX आर इक्वल। यानी यहाँ पे ये जो अंदर में क्वाड्रिलेटरल है इसकी जो चारों साइड्स हैं ये बराबर है। इन पे मैंने सेम जैसा मार्क भी लगा दिया। तो मैंने साइड का काम तो कर दिया कि इसकी चारों साइड्स मैंने बराबर दिखा दी हैं। चारों साइड्स बराबर होती हैं रोम्बस की और चारों साइड बराबर स्क्वायर की भी होती हैं। लेकिन रोम्बस में और स्क्वायर में एक डिफरेंस ये होता है कि स्क्वायर के तो सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस के सारे एंगल्स 90 के हो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, उसके आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं ना वो बराबर होते हैं। तो मुझे इसके एंगल पे भी काम करना पड़ेगा आप कि इसके एंगल्स को मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि वो कितने हैं, क्या वो सारे 90 के हैं या नहीं है। तो चलिए अब एंगल के लिए काम करते हैं। फिगर को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 एंगल्स ये लिख दिया है पॉइंट। अब एंगल के लिए समझिए, एंगल के लिए मुझे इसमें जो है ना कुछ एंगल्स को मार्क करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एंगल्स की कुछ नेमिंग कर लेता हूँ। ये इतना एंगल मैं 1 रख लेता हूँ, इतना एंगल मैं यहाँ पे 2 रख लेता हूँ और इस तरफ ये एंगल नंबर मैं 3 रख लेता हूँ और ये एंगल नंबर मैं 4 रख लेता हूँ। देखिए मेरा जो मतलब है वो है UVWX के इंटीरियर एंगल से, यानी मुझे ये जो UVWX ये जो इसके अंदर वाले एंगल्स है ना ये मुझे फाइंड करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसमें ये जो एंगल, इसमें एक एंगल को मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ ये वाला, इसे मैं एंगल नंबर 5 डाल देता हूँ। ये एंगल नंबर 5 में फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये एंगल नंबर 5 90 डिग्री का हो जाता है तो फिर ये जो सामने एंगल है ये भी 90 का हो जाएगा और इसके ये जो दोनों एंगल्स हैं ये भी 90 के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ए रिजल्ट में मैंने ये तो पता कर लिया है कि इसकी चारों साइड बराबर है। चारों साइड बराबर होती है रोम्बस की। अगर किसी रोम्बस का एक एंगल भी 90 डिग्री का प्रूफ हो जाए तो उसका अपोजिट एंगल भी 90 का ही होगा। और फिर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चारों एंगल क्योंकि 360 के होते हैं जिनमें से 2 मिलकर 180 के हो गए, तो ये वाले जो एंगल्स हैं ये भी फिर इनका सम भी 180 होगा और ये बराबर भी होंगे, तो ये भी 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो मेरा फोकस इस 5 पे रहेगा एंगल 5 को फाइंड करने के लिए। इसके लिए मैंने यहाँ नेमिंग कर ली है। अब शुरुआत हमें इस तरह से करनी पड़ेगी कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स अभी अभी हमने यहाँ पर कॉन्ग्रेंट किए हैं CPCT वाले, सबसे शुरू में इसके अंदर मैंने UV और UX को तो पहले पार्ट में लिख के दिखा दिया था CPCT में, साइड वाले पोर्शन में जब हम साइड के लिए काम कर रहे थे। अब इन्हीं 2 ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 3 है ये भी बराबर होंगे। एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होंगे क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है CPCT। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 के होगा CPCT, क्योंकि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रेंट हैं ये वाले। अब थोड़ा बात को आपको समझना होगा। वैसे मैं यहाँ 2 और 4 को भी बराबर दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने कुछ और तरीके से अप्रोच किया है। 1 और 3 मैंने बराबर दिखा दिए। अब इस ट्राइंगल को देखिए, इस तरफ UCV ट्राइंगल है, इसमें ये 2 साइड्स बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल बराबर होंगे, यानी ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है ये बराबर होंगे। एंगल 1 मैंने बराबर एंगल 2 के रख लिया है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल 1 2 के बराबर है और एंगल 1 3 के भी बराबर है। मेरा फोकस यहाँ इस पॉइंट पे रहेगा जिस पे मेरा ये एंगल 5 है। तो यहाँ पर ये जो 1 और ये जो 3 है और ये जो 5 है, इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। या इससे पहले ना मेरे को एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कोई डिग्री तो चाहिए। तो ये फाइंड करने के लिए यहाँ मैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज़ करूँगा। 1 और 2 तो मैंने बराबर दिखा दिए और ये जो एंगल C है ये 90 डिग्री का है, तो मैं यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाऊंगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल C, इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाने पर यहाँ पर इक्वेशन बन गई। 1 2 और C का सम 180 आ गया। 1 और 2 बराबर मैंने ऊपर दिखा रखे हैं, तो यहाँ पे मेरे को एंगल 1 पे फोकस रहेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे 5 की वैल्यू चाहिए।
तो जो 2 है इसे भी मैं एंगल 1 रख लूँगा। इससे इक्वेशन में सिर्फ मेरा एक ही अननोन वेरिएबल रह जाएगा। 1 1 है ही, 2 की जगह मैंने 1 रख लिया और एंगल सी 90 डिग्री का है क्योंकि ये जो सी है ये स्क्वायर का एंगल है। तो 180 इक्वेशन आ गई। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस में 90 डिग्री 180 हो गया। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी 180, ये 90 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट शीट पर देखिए, इससे आगे का जो सॉल्यूशन है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसको करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है और आपका टाइम फिर वहाँ पे वेस्ट ना हो, इसलिए हमने इसको सॉल्यूशन पहले ही किया हुआ है। अब इससे आगे की इक्वेशन का पार्ट देखिए, फिगर को साथ साथ देखते रहना है आपको। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 180 माइनस 90 डिग्री, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 1 की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। और सिर्फ अगर एंगल 1 की वैल्यू निकाले तो वो 90/2 हो जाएगा और एंगल 1 की वैल्यू आ गई 90/2 दैट इज़ 45। यानी ये जो एंगल 1 है ये पता चल गया है 45 डिग्री का। अब एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है CPCT से, तो ये जो 3 है ये भी 45 डिग्री का होगा। अब मुझे इस पॉइंट के ऊपर यहाँ 3 एंगल बन रहे हैं जिसमें से 2 एंगल पता चल गए 45 डिग्री के, तो ये एंगल 5 में बड़ी आसानी से फाइंड कर लूँगा क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर इन तीनों एंगलों को जोड़कर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स तैयार होते हैं उन सब का सम होता है 180 डिग्री। तो आगे मैंने यही किया है। एंगल 1 को तो दिखाई दिया 45 डिग्री का है, एंगल 3 भी जो है फिर 45 का ही हो जाएगा। अब यहाँ इस U पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 3 और प्लस में ये जो एंगल 5 है इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। और इसमें रीज़न हम लिखेंगे एंगल्स फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये जो तीनों एंगल है ना ये मिलकर एक सीधी लाइन बना रहे हैं। 1 की वैल्यू 45 है, 3 की वैल्यू 45 है, एंगल 5 अननोन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 45 90 हो गया, 90 प्लस एंगल 5 180 हो गया। एंगल 5 की वैल्यू निकाले तो 90 दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो गया, तो एंगल 5 की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। इट मीन्स जो मेरा सारा फोकस एंगल 5 पे था मुझे इसकी वैल्यू 90 डिग्री पता चल गई है। और इस रिजल्ट को मैं यहाँ पर लिख दूंगा थोड़ा सा कि सो इन क्वाड्रिलेटरल UVWX 1 एंगल इज 90 डिग्री, और इसे मैं B पॉइंट मार्क कर दूंगा कि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक एंगल जो है ना 90 डिग्री का है। तो ये B रिजल्ट हो गया। और A रिजल्ट में मैंने ये दिखाया था कि इसी क्वाड्रिलेटरल की जो चारों साइड्स है ना वो बराबर है, और मैंने ये भी बताया था कि अगर चारों साइड्स क्वाड्रिलेटरल की बराबर हैं तो वो एक रोम्बस होता है। अगर उसके अंदर एक एंगल भी 90 डिग्री का प्रूफ हो जाता है तो फिर वो स्क्वायर बन जाता है। बस अब हम A और B को कंक्लूड करके जोड़कर लिखकर दिखा देंगे कि फ्रॉम A एंड B क्वाड्रिलेटरल UVWX इज अ स्क्वायर, यानी UVWX एक स्क्वायर होगा। यहाँ तक समझ गए? तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है ना पेपर में बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। अब जो इसका अगला पार्ट इसके नीचे आगे बुक के अंदर पूछा था ना, वो ये पूछा था कि हम और कितने तरीके से ये जो स्क्वायर है इसको बना सकते हैं। किसी गिवन स्क्वायर के अंदर हम कोई ऐसे कितने तरह के स्क्वायर्स को दिखा सकते हैं जिसके वर्टेक्स जो है ना बाहर वाले स्क्वायर को साइड्स को टच करें। तो इसको बड़े ध्यान से समझना आप। अब हम अगला पार्ट कर रहे हैं जो इसके बाद की जो लैंग्वेज लिखी हुई थी बुक के अंदर उसके लिए। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे फिगर रख ली है। इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बाहर वाला स्क्वायर है ना, ये मैंने जो मेज़र रखा है ये यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिया था। ठीक है, अब बात को समझना। ये अंदर में जो छोटा स्क्वायर बना हुआ है, जो अंदर बना हुआ है UVWX, ये इसके V और X ये इसके मिड पॉइंट्स हैं। ये एग्जैक्टली जब मैं इसको ऐसे देखता हूँ यहाँ पे लाइन डाल के, तो VX इसका डायगोनल बन गया है और यहाँ पे UW भी इसका डायगोनल बन गया है और ये 90 डिग्री पर यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये आपको पता होगा, डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है 90 होता है। इस फिगर से आप क्या देख रहे हो? इससे आप ये देख रहे हो कि बाहर वाले स्क्वायर की जो लेंथ है वो साइड की लेंथ 7 सेंटीमीटर है। अंदर जो इसके अंदर स्क्वायर तैयार हुआ है जिसके वर्टेक्स एग्जैक्टली बाहर वाले स्क्वायर के मिड पॉइंट्स हैं, तो इसका ये जो डायगोनल है ना ये 7 सेंटीमीटर का है। अब अगर मैं इससे छोटे डायगोनल का कोई स्क्वायर लेता हूँ और इसको इस बाहर वाले स्क्वायर के अंदर घुमाता हूँ तो देखिए क्या होता है। अब मैंने कट पीस लिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर डायगोनल का एक मैंने स्क्वायर लिया है। अगर मैं इसको इसके अंदर रखता हूँ और इसे घुमाने की कोशिश करता हूँ तो कहीं से भी ना इसकी ये चारों पॉइंट्स
टच नहीं हो रहे हैं। अगर मैं कोशिश करूँ तो दो को तो मैं टच कर सकता हूँ ऐसे, लेकिन ये दो जो है ना फिर ये बहुत दूर रह जाते हैं, ये टच ही नहीं होंगे। यहाँ से क्या पता चला कि इस बाहर वाले स्क्वायर के अंदर हम एक ऐसा ही स्क्वायर रख सकते हैं जिसका डायगोनल जो है एटलीस्ट वो इसकी साइड के बराबर हो और साइड से छोटा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर इसके साइड के बराबर रखते हैं, जो साइड है इसके बराबर रखते हैं तो बिल्कुल ये मिड पॉइंट पे आ जाएगा। लेकिन अगर छोटा रखते हैं तो बात को समझना, छोटा रखोगे तो आप इन वर्टिसेस को इससे टच ही नहीं करोगे। तो यहाँ सिंपल सी बात ये है कि इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अंदर स्क्वायर को दिखाने के, लेकिन कंडीशन ये है, कंडीशन मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि जो डायगोनल है ना अंदर वाले का जो डायगोनल है वो बराबर या एटलीस्ट बराबर तो होना ही चाहिए, या इससे अगर बड़ा भी होगा, इससे बड़ा होगा तो बात बन जाएगी। ये जो पॉइंट्स है ये मिड पॉइंट पे नहीं आएंगे, कहीं और रैंडमली टच करेंगे, जैसा कि बुक की फिगर के अंदर आपने देखा था। मैं दिखा देता हूँ एक बार, पहले ये लिख देता हूँ कि डायगोनल्स जो है ना बराबर या फिर बड़े होने चाहिए बाहर वाले स्क्वायर की साइड से। अब बुक में देखिए आप, बुक में क्या किया हुआ है, ये बुक में इसको इस तरह से घुमा रखा है। तो बुक के अंदर ये जो छोटा, इसके अंदर जो स्क्वायर है ना, इसका ये जो डायगोनल है ना ये इसकी साइड से बड़ा है। आप ऑब्जर्व भी कर पा रहे हो इसको। तो अगर डायगोनल बड़ा होगा तो फिर ये जो पॉइंट्स है ना ये मिड पॉइंट पे नहीं आएंगे साइड्स पे, लेकिन टच हो जाएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन अगर डायगोनल छोटा है अंदर वाले स्क्वायर का तो फिर ये चारों जो वर्टेक्स है ना इसकी, ये बाहर वाले स्क्वायर से टच नहीं होंगी। बस यही इसका प्रैक्टिकल और यहाँ पे जो रीज़न है वो यही है। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 इक्वल साइड्स एंड 1 एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 इक्वल साइड्स हैं और एक एंगल 90 डिग्री का है, विल इट बी अ स्क्वायर? तो क्या ये एक स्क्वायर होगा? फाइंड द आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्शन एज मेजरमेंट। तो ये आंसर आप पता कीजिए कि क्या अगर 4 साइड्स बराबर हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में और उसमें एक ही एंगल अगर 90 डिग्री का है तो क्या वो स्क्वायर होगा? ज्योमेट्रिक रीजनिंग से पता कीजिए और कंस्ट्रक्शन और मेजरमेंट से भी कीजिए। तो ये प्रूव करने का क्वेश्चन है। इसे करने के लिए शीट पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल तैयार कर लेते हैं ABCD, और ये क्वाड्रिलेटरल इस तरह का होगा कि इसकी जो चारों साइड्स हैं वो बराबर होंगी। इसमें एक एंगल हमें 90 डिग्री का दे रखा है, तो यहाँ पे मैं एंगल B को 90 डिग्री ले लेता हूँ। गिवन में लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, यानी चारों साइड यहाँ पे बराबर है, एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। और शो हमें करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, साथ में उसके जो चारों एंगल्स होते हैं ना वो भी 90 डिग्री के होने चाहिए। यानी हमें ये जो बाकी के 3 एंगल है ना A, D और C, ये भी 90 के दिखाने होंगे। अगर ये भी 90 के हो जाते हैं तो फिर ये स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। इसके लिए हमें इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसका एक डायगोनल जो AC है इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो AC डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं। ये C पॉइंट, ये A पॉइंट और ये लाइन डालकर मैंने AC डायगोनल ज्वाइन कर लिया। अब ये ज्वाइन करने के बाद ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये 2 ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड हो गया है। एक तो है यहाँ पर ABC और है एक ADC। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम ले लेंगे और इन्हें कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे। तो सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, ये दोनों ट्राइंगल मैंने ले लिए। AB AD के बराबर है, ये जो AB है ये इसकी AD के बराबर है दूसरे ट्राइंगल की। ये सारी साइड्स बराबर है आपस में, इसलिए हम इसे गिवन लिख देंगे। दूसरा, इसकी ये जो BC साइड है ये इसकी DC साइड के बराबर है। मैं इन्हें इसी तरह से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे AB पहले लिखा है, फिर AD, फिर BC, फिर DC, और इसमें AC जो है वो AC के बराबर हो गई। AC दोनों ट्राइंगल में आ रही है तो ये कॉमन हो गया। तो साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाते हैं। जब ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए इट मीन्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हैं। यहाँ पे एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इसमें एंगल D है, तो एंगल B बराबर एंगल D के होगा। एंगल B की वैल्यू मैंने 90 ऑलरेडी ले रखी है, तो 90 जो है ये एंगल D के बराबर होगा। और करके हम लिख सकते हैं कि जो एंगल D है ये 90 डिग्री का हो गया है। तो एंगल D को तो मैंने बड़ी आसानी से दिखा दिया कि ये 90 डिग्री का हो गया। अब बचे हैं एंगल A और एंगल C। मुझे इन्हें भी जो है ना 90 का दिखाना होगा। इसके लिए यहाँ पर मुझे कुछ नेमिंग करनी पड़ेगी एंगल्स की। तो ये जो ABC ट्राइंगल है
इसके अंदर ये जो एंगल है ये मैं नंबर 1 डाल देता हूँ और ये जो एंगल है इसे मैं नंबर 2 डाल देता हूँ। और इसी तरह से दूसरे वाले ट्राइंगल में इसके साथ में जो एंगल है इसे मैं नंबर 3 डाल देता हूँ और इसके साथ में ये जो एंगल है इसे मैं नंबर 4 डाल देता हूँ। अब आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पर ये जो ABC ट्राइंगल है इसके अंदर क्योंकि AB और BC ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो इनके सामने के जो एंगल हैं 1 और इसके सामने दूसरा जो 2 है, इसके सामने 1 है और इसके सामने 2 है, तो ये जो 1 और 2 की वैल्यू ये भी बराबर होगी, क्योंकि जो एंगल्स किसी ट्राइंगल के अंदर इक्वल साइड्स के सामने बनते हैं उनका मेजरमेंट बराबर होता है। यही बात को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। पहले मैंने ट्राइंगल ABC ले लिया। इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीज़न, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं। अब इस ट्राइंगल के अंदर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। एंगल 1 प्लस में एंगल 2 और प्लस में ये जो एंगल B है, इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब क्योंकि 1 और 2 आपस में बराबर हैं, तो मैं यहाँ पे 1 और 2 दोनों की जगह पे जो है ना 1 ले सकता हूँ, ताकि मेरा इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आ जाए और मैं उसकी वैल्यू आसानी से निकाल पाऊँ। 1 तो 1 है ही, 2 की जगह मैंने 1 ले लिया और एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री मुझे पता है, ये बराबर 180 डिग्री का हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो गया, ये नंबर जो 90 है ये दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 बराबर हो गया 180 माइनस 90 दैट इज 90। सिर्फ एंगल 1 की वैल्यू निकाले तो ये 90 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में 2 आ जाएगा। इस तरह से एंगल 1 की वैल्यू आ जाती है 90 बाय 2 दैट इज़ 45। और क्योंकि 1 और 2 दोनों मेजरमेंट में बराबर हैं तो एंगल 2 की वैल्यू भी आ जाएगी 45 डिग्री। यानी यहाँ पर एंगल 1 मुझे पता चल गया 45 डिग्री का और यहाँ पर एंगल 2 भी मुझे पता चल गया 45 डिग्री का। सेम इसी तरह से ये जो दूसरा ट्राइंगल है ना ADC, सेम कॉमन स्टेप से मैं 3 और 4 को भी 45 डिग्री का दिखा सकता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो इन ट्राइंगल ADC। अब ADC ट्राइंगल के अंदर भी ये जो 3 है और ये जो 4 है ये इक्वल साइड्स के सामने एंगल आ रहे हैं, तो 3 4 के बराबर होगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा देते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल D, इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करूँगा कि 3 और 4 क्योंकि दोनों बराबर हैं तो यहाँ दोनों की जगह पे मैं कोई एक नंबर लिख लूँगा। मैंने 3 को 3 ही लिख लिया और 4 को भी मैंने 3 ही लिख लिया, क्योंकि 4 3 के ही बराबर है। प्लस में 90 इज इक्वल टू 180 हो गया। यहाँ 2 बार 3 है तो ट्वाइस ऑफ 3 हो गया, प्लस का 90 इधर जाकर माइनस हो गया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 90। सिर्फ एंगल 3 की वैल्यू अगर निकाले तो यहाँ 180 माइनस 90 तो 90 हो गया और ये जो 2 डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में हो गया, तो एंगल 3 की वैल्यू आ जाती है 90 बाई 2 दैट इज़ 45 डिग्री। 3 और 4 बराबर है तो जो 4 है वो भी 45 डिग्री का ही होगा। हमें फिगर में देखिए, एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं कि ये तो मैंने पहले ही बता दिए थे, ये 45 का हो गया और ये भी 45 का हो गया। ये अब मैंने बता दिए कि ये 45 का हो गया और ये भी 45 डिग्री का हो गया। अब सिर्फ मुझे इन्हें ऐड करके दिखाना है। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले एंगल ए को देखिए, यहाँ फिगर देखना ज़रूरी है आपके लिए। जो एंगल ए है ये 1 और 3 का सम है, तो एंगल ए इज इक्वल टू 1 प्लस एंगल 3। एंगल 1 प्लस एंगल 3 दोनों के दोनों 45 डिग्री के हैं, ऐड कर दिया 90 डिग्री आ गया। यानी एंगल ए भी मैंने दिखा दिया कि ये 90 डिग्री का है। इसके बाद एंगल सी पे आ जाइए। एंगल सी 2 और 4 का सम है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस में एंगल 4। दोनों की वैल्यू 45 है, इनका सम किया तो 90 डिग्री आ गया। तो मैंने सी को भी दिखा दिया ये 90 डिग्री है। सबसे पहले मैंने डी को यहाँ दिखा दिया था 90 डिग्री, फिर मैंने यहाँ पे ए को दिखा दिया कि 90 डिग्री हो गया, फिर मैंने सी को दिखा दिया कि ये 90 डिग्री हो गया। इस तरह से इस क्वाड्रिलेटरल के चारों जो एंगल्स हैं ना वो 90 डिग्री प्रूफ हो जाते हैं। Therefore all 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, इसलिए चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए हैं क्योंकि, तो इट इम्प्लाइज दैट ABCD इज़ अ स्क्वायर। तो इससे हमें ये इम्प्लीफाई होता है कि ABCD जो है ना एक स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। चारों साइड्स तो हमें पहले बराबर दे रखी थी, बस हमें एक एंगल 90 डिग्री का दे रखा था, उसकी हेल्प से हमने इसके बाकी के जो 3 एंगल्स हैं ना उनको भी 90 90 90 का दिखा दिया।
ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज वन इन विच द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। वो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जस्टिफाई और आंसर, आप अपने आंसर को जस्टिफाई भी कीजिए अगर आपको पता चल जाए तो। हिंट भी दे रखा है, ड्रॉ अ डायगोनल एंड चेक फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि आप डायगोनल को जोड़कर और उसके अंदर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को चेक कीजिए। ये क्वेश्चन प्रूफ करने का है, तो इसे करने के लिए हम शीट पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसकी अपोजिट साइड्स बराबर हैं और ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं ABCD, और क्योंकि बोला है कि अपोजिट साइड्स बराबर है तो यहाँ अपोजिट साइड्स को हम बराबर करके दिखा देते हैं। यानी जो AD है ये बराबर होगी BC के और जो AB है ये बराबर होगी CD के। तो फिगर के अनुसार यहाँ गिवन लिख लेते हैं, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच, जिसके अंदर AB बराबर है CD के, AB CD के बराबर, एंड AD बराबर है BC के, और AD जो है BC के बराबर है। हमें यहाँ पर ज्वाइन करना होगा AC जो डायगोनल है, तो AC को यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। AC ज्वाइन करने के बाद ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये दो ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड हो गया है। एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हो ADC ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं यहाँ पर। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर और ट्राइंगल CDA के अंदर देखिए मैंने यहाँ पे ADC क्यों नहीं लिखा है। वैसे शुरू में मैं ADC भी लिख सकता हूँ, लेकिन जब मैं सिंबॉलिक फॉर्म लिखूंगा ना तो वहाँ मैं ये ध्यान दूंगा कि ABC के हिसाब से जो है ना मेरे को यहाँ पे क्या नाम लिखना होगा। शुरू में तो मैं ADC भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने शुरू में भी CDA ही लिखा है क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से मैंने इसका नाम लिखा है, वो मैं आगे बता दूंगा आपको। तो ये दो ट्राइंगल मैंने ले लिए हैं, इसके अंदर AB CD के बराबर होगा, इस ट्राइंगल का AB इसके CD के बराबर होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स बराबर हैं, ये गिवन है। BC DA के बराबर होगा, ये जो BC है ये DA के बराबर होगा, ये भी गिवन है, अपोजिट साइड्स बराबर है। AC दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, ये कॉमन हो गया। तो यहाँ पे मैंने 3 साइड्स का यूज़ कर लिया। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय SSS रूल। CDA ही क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो A है ना, AB जो है वो CD के बराबर है, जो AB है वो CD के बराबर है। तो अगर मैंने AB लिखा है तो मेरे को यहाँ CD लिखना होगा, और क्योंकि पहले A लिखा हुआ है यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे C लिखना होगा, क्योंकि ये जो एंगल्स होंगे ना, ये यहाँ पर जो एंगल होंगे ये बराबर होंगे। और थोड़ा और आसान करके बता देता हूँ कि यहाँ जैसे B एंगल बिल्कुल अकेला है ये वाला, तो B का करस्पॉन्डिंग यहाँ पे D होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने कॉन्ग्रुएंट यहाँ दिखा दिए हैं। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम इनमें लिखेंगे एंगल्स को, तो एंगल्स का मैं यहाँ कुछ नाम रख लेता हूँ। ये जो एंगल है इसका नाम मैं 1 रख लेता हूँ और इस तरफ वाले का मैं नंबर 2 रख लेता हूँ। तो इस ट्राइंगल का एंगल 1 और इस ट्राइंगल का एंगल 2 ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, देखिए यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म से ही समझिए आप। A पॉइंट के ऊपर एंगल 1 बन रहा है और C पॉइंट के ऊपर यहाँ एंगल 2 बन रहा है इस ट्राइंगल के लिए। तो यहाँ A और C से ही पता चल रहा है कि A पॉइंट और C पॉइंट के ऊपर जो एंगल होंगे वो बराबर होंगे। इसी तरह से दूसरा पेयर इसके अंदर एक और बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा इस ट्राइंगल का ये एंगल 3 और इस ट्राइंगल का ये जो एंगल 4 है ये बराबर हो जाएंगे। दोनों का रीज़न CPCT होगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। यहाँ तक तो बात बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद आपको जो चीज़ समझनी है वो समझना ध्यान से। ये जो अभी आप एंगल देख रहे हो यहाँ पे 1 2 और ये जो 3 और 4 देख रहे हो, ये जो एंगल 1 और 2 है, ऐसे में एक लाइन बनाता हूँ, ये 2 लाइन हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो 1 यहाँ पे बना हुआ है और 2 यहाँ पे बना हुआ है। जब 2 लाइन के बीच में कोई ऐसे ट्रांसवर्सल काटती है तो जो ये वाले एंगल्स बनते हैं ना, इंटीरियर एंगल्स ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे कि इंटीरियर एंगल है ये, और एक ये ट्रांसवर्सल के इस तरफ है ऊपर और ये ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड है नीचे की तरफ, ये Z जैसा बन जाता है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ये जो जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं तो ये जिन 2 लाइंस के बीच में बनते हैं वो 2 लाइंस पैरेलल होती हैं। तो यहाँ जैसे 1 और 2 है, ये किसके बीच में बन रहे हैं,
ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है। ए बी सी डी लाइन को ये ए सी ट्रांसवर्सल काट रही है। तो जो एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये अगर बराबर हैं तो जो ए बी और सी डी हैं ये फिर पैरेलल होंगी लाइंस। यहाँ पर 3 और 4 भी बराबर है। 3 और 4 को कौन बना रहा है? ये वाली साइड। ये ऐसे ए डी को मैंने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ बी सी को एक्सटेंड कर दिया। अगर ये मैंने ट्रांसवर्सल बना दी है तो इधर ये 3 बन गया और इधर ये 4 बन गया। तो ये जो एंगल 1 और 2 हैं ये बराबर हैं, ये जो 3 और 4 हैं ये बराबर है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं तो वो दो लाइंस पैरेलल होती है जिनके बीच में वो बनते हैं। इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑल्सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनकी बात चल रही है यहाँ पे। दीज मैंने इनके लिए लिखा है, जो दो चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे। ऑल्सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय साइड्स ए बी सी डी। पहला जो 1 और 2 है ये ए बी सी डी से बन रहा है। देखिए ये ए बी है, ये सी डी है और ये ट्रांसवर्सल है, तो 1 और 2 बन गया। एंड ए डी कॉमा बी सी, दूसरा जो पेयर है 3 और 4 का, ये ए डी और बी सी लाइन के बीच में बन रहा है। एंड ट्रांसवर्सल ए सी, ट्रांसवर्सल दोनों केस में सेम ही है, ये ए सी ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल होगी, ए बी सी डी के पैरेलल होगी, और जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल होगी। यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आ गया है। क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो ये लाइंस पैरेलल होंगी, ये दो लाइन भी पैरेलल होंगी, ये दो लाइन भी पैरेलल होंगी। और जब ऐसे अपोजिट पेयर ऑफ लाइंस का पैरेलल होता है, दोनों पेयर अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो वो होता है पैरेललोग्राम। तो इट इम्प्लाइज दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये प्रूफ हो जाता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है। अब क्वाड्रिलेटरल नहीं, वो एक पैरेललोग्राम होता है। अब पैरेललोग्राम तो है ये ऐसा रेक्टेंगल भी हो सकता है। अब रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम ही होता है ना। यानी पैरेललोग्राम एक ब्रॉड नाम है इसका। पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम तो स्क्वायर भी होता है, पैरेललोग्राम रोम्बस भी होता है, और इन सब के अंदर अपोजिट साइड्स आपको पता है कि बराबर ही होती है। तो मोटा मोटी पैरेललोग्राम होता है ये। अब ये पैरेललोग्राम इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, या सिर्फ पैरेललोग्राम भी हो सकता है, क्योंकि चारों ही पैरेललोग्राम होते हैं। ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विल द सम ऑफ द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल सच एज द फॉलोइंग वन ऑल्सो बी 360 डिग्री। जिस तरह का आपको एक क्वाड्रिलेटरल नीचे दे रखा है, क्या इस क्वाड्रिलेटरल के भी सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा? फाइंड द आंसर। आंसर पता कीजिए यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्टिंग दिस फिगर एंड मेजरिंग। आप दो तरीके से आंसर पता करने की कोशिश कीजिए। एक तो ज्योमेट्रिक रीजनिंग, जिससे आपको ये शीट के ऊपर सॉल्व करके दिखाना होता है। दूसरा, इस फिगर को कंस्ट्रक्ट करके आप ये डी से भी मेज़र कर सकते हो कि डी से मेज़र करके देखिए कि क्या चारों एंगल्स जो हैं सम 360 डिग्री देते हैं। तो हम वो चीज़ करेंगे जो आपको एग्जाम में करनी होती है, वो होता है ज्योमेट्रिक रीजनिंग। शीट के ऊपर चलते हैं, वहाँ इसे सॉल्व करेंगे। तो ये फिगर दे रखी है बुक के अंदर, ए बी सी डी। ये है तो एक क्वाड्रिलेटरल ही, लेकिन दिखने में ऐसे लग रहा है जैसे कोई एरो या ट्राइंगल हो, लेकिन इसके अंदर 4 एंगल्स हैं, बी है, ए है, और ये जो डी है ना, ये 180 से ज़्यादा है। ऐसे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और ये सी एंगल हो गया। तो चाहे आपका एंगल कैसा भी बन रहा हो, रिफ्लेक्स एंगल बन रहा हो या एक्यूट या ऑब्ट्यूस कुछ भी बन रहा हो, अगर क्वाड्रिलेटरल जो है आपका फिगर ऐसी है कि 4 साइड से चारों पॉइंट्स वो मिलकर बंद हो रहे हैं, यानी क्लोज फिगर हो रही है, तो सारे एंगल्स का सम ऑफ कोर्स 360 डिग्री ही होता है। तो इसका जवाब तो होगा यस। अब इसको हम प्रूफ करके दिखा देते हैं यहाँ पे। उसके लिए मुझे ये जो बी डी है ना, इसका डायगोनल ये जोड़ना पड़ेगा, और इसको जोड़ने से होगा ये कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए जॉइन बी डी, अब क्या हो गया, ए बी डी और बी डी सी, ये 2 ट्राइंगल हो गए हैं। इन 2 ट्राइंगलों में हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज़ करेंगे और इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री दिखा देंगे। तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। हम पहले ट्राइंगल ए बी डी को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी के अंदर मैं यहाँ पे कुछ एंगल्स को मार्क कर लेता हूँ। ए तो ए ही रहेगा, क्योंकि बी और ये डी ये कट गए हैं, तो इतने एंगल को मैं 1 रख लेता हूँ नाम, इतना वाला। और यहाँ जो इसके लिए जो डी एंगल है ये 2 है।
एंगल 1, एंगल 2 और एंगल ए, इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल ए को हम एंगल ए ही रहने देते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसे मैं रिजल्ट नंबर 1 डाल देता हूँ। सेम इसी तरह से दूसरा वाला जो ट्राइंगल है BDC, इसके अंदर भी मैं यही काम करूँगा। इन ट्राइंगल BDC, BDC के अंदर भी ये जो C है ये तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट एंगल है, इसे तो हम ऐसे रख लेते हैं। और जो B का इधर वाला पार्ट है इसका नाम मैं रख लेता हूँ यहाँ पर 3, और जो D के लिए इधर वाला पार्ट आ रहा है इसका नंबर मैं रख लेता हूँ 4। तो इसके अंदर एंगल C 3 और 4 इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल C प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4, ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। और रीज़न बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इस रिजल्ट का नंबर मैं रख देता हूँ 2। अब 1 और 2 को मैं ऐड कर देता हूँ। जब मैं ऐड करूँगा इन दोनों पार्ट्स को तो जो लेफ़्ट वाला है वो लेफ़्ट में जुड़ेगा और जो राइट वाले हैं वो राइट में जुड़ जाएंगे। तो लेफ़्ट में जोड़ते हैं पहले एंगल 1 प्लस एंगल, अच्छा पहले लिखना पड़ेगा ना कि एडिंग, कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, एडिंग 1 एंड 2, इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते हैं, ये है लेफ़्ट वाला पार्ट एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल A, और दूसरा इसमें ये है एंगल C प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4। तो लेफ़्ट के जोड़ दिए, अब राइट के 2 जोड़ देते हैं। 180 डिग्री है और नीचे भी 180 डिग्री है। लेफ़्ट में थोड़ा फोकस कीजिए, एंगल A और एंगल C यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग है, इन्हें मैं पहले ले लेता हूँ। एंगल A प्लस में एंगल C, ये तो बिल्कुल साफ साफ आ ही गए हैं क्वाड्रिलेटरल के 2 एंगल्स। अब जो यहाँ पे नंबरिंग है ना, इन नंबरिंग पे आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जैसे B एंगल है ना, ये 1 और 3 का सम है, और यहाँ तो सारे ये सम में ही लिखे हुए हैं। तो मैं 1 और 3 को ना एक पेयर में डाल के दिखा दूंगा, प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 3, फिर प्लस में 2 और 4, ये एक साथ मिलकर ये डी एंगल बन रहे हैं। तो इस ब्रैकेट में मैं 2 और 4 को एक साथ करके लिख के दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है ही नहीं क्योंकि सारे सम में लिखे हुए हैं। इज इक्वल टू 180 और 180, राइट में इनका सम हो जाएगा 360 डिग्री। अब एंगल A एज इट इज़ लिख दिया मैंने, एंगल C मैंने एज इट इज़ लिख दिया। 1 और 3 का सम यहाँ पर टोटल मिलके ये एंगल B बन गया, ये एंगल B हो गया। और फिर 2 और 4 का सम यहाँ पर मिलकर टोटल ये एंगल D बन गया, ये एंगल D हो गया। और इस तरफ ये हो गया 360 डिग्री। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल सी तो आ गए हैं, ये एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, इन चारों का सम देखिए 360 डिग्री आ गया। इसलिए इसका आंसर होगा यस, कि हाँ ऐसे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम है वो भी 360 डिग्री ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर्स। नीचे दी हुई स्टेटमेंट्स के अंदर आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है यानी कि सही है, कौन सी फॉल्स है यानी कि गलत है, और फिर अपने आंसर को जस्टिफाई भी आपको करना है। फर्स्ट पार्ट में अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी दे रखी है। सबसे पहले तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है अभी समझाता हूँ। यहाँ पे कहता है कि डायगोनल्स आर इक्वल और बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए डायगोनल इक्वल हो और बाइसेक्ट ईच अदर हो तो ये ऐसा जो है रोम्बस के अंदर भी होता है। रोम्बस के अंदर जो है, सॉरी डायगोनल्स इक्वल कह रहा है यहाँ पे, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। डायगोनल्स जो है रेक्टेंगल के अंदर जो है इक्वल होते हैं और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। लेकिन स्क्वायर होने के लिए एक और भी कंडीशन चाहिए। स्क्वायर के अंदर भी डायगोनल्स बराबर होते हैं और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, लेकिन एक एडिशनल प्रॉपर्टी इसमें और चाहिए कि जो डायगोनल्स जहाँ बाइसेक्ट करते हैं ना, यहाँ परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, लेकिन वो कंडीशन तो इसमें नहीं दे रखी। जो 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे दे रखी है कि डायगोनल इक्वल है और बाइसेक्ट है, तो फिर ये चीज़ तो फिर रेक्टेंगल में ही होती है। तो इसका जवाब होगा फॉल्स, इट इज़ अ रेक्टेंगल। टू बी स्क्वायर द डायगोनल्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्क्वायर होने के लिए तो इसकी जो डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होने चाहिए। तो ये इसका जवाब हो गया। और इस तरह से आपको, जैसे मैंने यहाँ लैंग्वेज में समझा के बताया है, इस तरह से आपको जस्टिफिकेशन भी देना है।
सेकेंड पार्ट, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल्स मस्ट बी अ रेक्टेंगल। कोई एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर 3 एंगल्स जो हैं राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री के हों, तो ये एक रेक्टेंगल होगा। अब इसका जवाब है बिल्कुल ट्रू। ट्रू क्यों है? क्योंकि रेक्टेंगल के ना 4 एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। अगर इसके 3 एंगल 90 डिग्री के हैं तो ऑफ कोर्स जो चौथा एंगल है वो 90 डिग्री ही आ जाएगा, क्योंकि 360 में से मैं 90 इंटू 3 जो कि होता है 270 ये माइनस करूँगा तो चौथा एंगल भी 90 डिग्री का ही हो जाएगा। जब चारों एंगल इसके 90 डिग्री के हो जाएंगे तो फिर ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ट्रू, बिकॉज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल फोर्थ एंगल विल ऑल्सो बी 90 डिग्री। चौथा भी 90 का आ जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। थर्ड पार्ट, a quadrilateral whose diagonals bisect each other must be a parallelogram। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दे रखी है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हो। मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम है। यहाँ यही तो कह रहा है ये कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हो। तो ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और रेक्टेंगल के भी जो डायगोनल्स होते हैं ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और स्क्वायर के भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और इवन रोम्बस जो होता है इसके भी जो डायगोनल्स होते हैं ना ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इनमें कुछ अलग, इनसे अलग भी प्रॉपर्टी है। इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और यहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट 90 डिग्री पे करते हैं। तो इनमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। यहाँ सिर्फ ये लिखा हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जिसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, मस्ट बी अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम ही होगा। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये सही है, ये पैरेललोग्राम ही होगा। तो ट्रू, if the diagonals of the quadrilateral bisect each other then it is sufficient to prove that the given quadrilateral is a parallelogram। अगर हमें सिर्फ एक ही यही प्रॉपर्टी दे रखी है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये काफ़ी है ये प्रूफ करने के लिए कि वो जो है पैरेललोग्राम ही होगा। थर्ड पार्ट था ये। फोर्थ पार्ट देखिए, a quadrilateral whose diagonals are perpendicular to each other must be a rhombus। कहता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर हों एक दूसरे की, तो फिर वो रोम्बस ही होगा। सबसे पहले तो इसका जवाब है फॉल्स। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देता हूँ। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी दे रखी है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर है। तो आपको मैंने काइट फिगर भी बताई थी। काइट ये फिगर होती है इस तरह की, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना ये भी तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन इसकी चारों साइडें बराबर नहीं होती हैं। रोम्बस होने के लिए चारों साइड का बराबर होना भी ज़रूरी है। इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर तो होते हैं यहाँ पे, लेकिन इसकी चारों साइडें भी तो बराबर होती हैं। ऐसा तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। यहाँ तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मस्ट बी अ रोम्बस। तो ज़रूरी नहीं है कि ये रोम्बस हो, ये तो काइट भी हो सकती है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर पूरी नहीं बैठ रही है रोम्बस को दिखाने के लिए। तो जवाब हो गया फॉल्स। अ रोम्बस ऑल्सो रिक्वायर्स इट्स डायगोनल्स टू बाइसेक्ट ईच अदर। इसके डायगोनल की ही अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, साइड को भूल जाएं, डायगोनल के बारे में बोला है, अगर डायगोनल को ही बोलें तो इसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट भी होते हैं। यानी ये वाला छोटा वाला डायगोनल बराबर पार्ट में बड़ा वाला डायगोनल, ये दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे। लेकिन काइट में तो ऐसा होता नहीं है। काइट में सिर्फ एक जो डायगोनल है ये तो बाइसेक्ट होता है, दूसरा तो होता भी नहीं है, उसका यहाँ पे जिक्र भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना बोला गया है कि जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर हैं। तो डायगोनल परपेंडिकुलर काइट में होते हैं, लेकिन डायगोनल्स जो हैं रोम्बस दिखाने के लिए डायगोनल्स का बाइसेक्ट होना भी ज़रूरी है। वो यहाँ पे लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये होगा फॉल्स। फिफ्थ पार्ट, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं वो पैरेललोग्राम होगा। अब ये बिल्कुल ट्रू है,
क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं और ये बहुत है इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट एंगल्स बराबर हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। अपोजिट एंगल्स जो है स्क्वायर के भी बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो है रोम्बस के भी बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स रेक्टेंगल के भी बराबर होते हैं, और ये सारे के सारे जो है ना पैरेललोग्राम होते हैं। तो सिर्फ पैरेललोग्राम दिखाने के लिए हम यहाँ पर जो है ये जो प्रॉपर्टी यहाँ बोली गई है ये बहुत है। इफ़ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल देन इट इज़ इनफ टू प्रूव दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया है। सिक्स्थ पार्ट, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल इज अ रेक्टेंगल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे के सारे एंगल्स बराबर हों वो रेक्टेंगल होगा। अब देखिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पहले समझ लीजिए। एंगल के बारे में बोला है तो एंगल की ही बात करेंगे हम। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अगर ये सारे एंगल्स इक्वल हो जाएं तो क्या ये रेक्टेंगल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स चारों एंगल्स का सम तो होगा 360। अगर ये चारों बराबर है तो 4 से डिवाइड करके इसका हर एक एंगल जो है 90 डिग्री का आ जाएगा। तो चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए तो हो गया, ये प्रूफ किया रेक्टेंगल है। तो इसका जवाब ट्रू होगा। इफ़ ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल ईच एंगल मस्ट बी ऑफ 360/4 दैट इज 90 डिग्री एंड अ क्वाड्रिलेटरल विद 4 राइट एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। तो अगर बराबर होंगे तो चारों के चारों 90 डिग्री के होंगे और जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं वो रेक्टेंगल होता है। अगर मैं यहाँ बात स्क्वायर की करूँ तो स्क्वायर के भी चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो स्क्वायर को भी हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। स्क्वायर एक स्पेशल तरह का रेक्टेंगल है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज जो है ना स्क्वायर के अंदर होती हैं। तो सिंपली रेक्टेंगल दिखाने के लिए चारों एंगल्स 90 अगर दिखा दिए जाएं तो वो रेक्टेंगल हो जाता है प्रूव। सिक्स्थ पार्ट था ये। इसके बाद करते हैं इसका 7th पार्ट। 7th में बोला है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम्स आर पैरेललोग्राम्स। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम्स पैरेललोग्राम होते हैं। पहले आइसोसेलेस ट्रेपीजियम फिर से बता देता हूँ। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम एक ऐसा ट्रेपीजियम होता है जिसके अंदर दो जो साइड्स होती हैं उनकी लेंथ बराबर होती है। जैसे ये है, इसमें ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये बराबर होती है। इसके अंदर ये जो साथ वाले एंगल्स होते हैं ये मेजरमेंट में बराबर होते हैं। इसके अंदर एक पेयर ऑफ साइड्स मस्ट है कि वो पैरेलल हो। जैसे ये दो साइड्स अगर पैरेलल हैं, ये भले ही पैरेलल ना हो तो इसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्या ये पैरेललोग्राम होगा? नहीं होगा। पैरेललोग्राम होने की कंडीशन ये कि इसके अंदर दो पेयर होने चाहिए पैरेलल लाइंस के। जैसे ये दोनों लाइंस पैरेलल है जिस पे मैंने एरो लगाया और जिन पे मैंने ये डबल एरो लगाया ये पैरेलल है। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में ऐसा नहीं होता है। तो इसका जवाब होगा फॉल्स, बिकॉज इट हैज़ ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। क्योंकि इसके अंदर एक ही पैरेलल साइड का पेयर होता है, बट पैरेललोग्राम्स हैज़ 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर पैरेलल साइड्स के 2 पेयर होते हैं। तो ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया है। ये लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।